मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री महेश चंद्र शर्मा जी, अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता जी, महेश कुमार गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश शासन जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो आएं और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। अब विनम्र अनुरोध मैं करूं झुकाकर शीश, मुख्य अतिथि जी का हमें मिले सुहृद आशीष, मुख्य अतिथि जी का हमें मिले सुहृद आशीष जी। आपके उपाध्यक्ष जी ने मेरा अस्तित्व ही बदल दिया। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री हरिओम जी, उपाध्यक्ष श्री सुनील कुमार वाजपेयी जी, महामंत्री डॉक्टर शोभा दीक्षित जी, मंचासीन सभी महानुभावगण, उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी, पत्रकार साथियों, देवियों, सज्जनों, हम सभी राज्य कर्मचारी हैं और राज्य कर्मचारी के रूप में विभिन्न स्वरूपों पर, विभिन्न पदों पर, विभिन्न रूप से दिन प्रतिदिन के अपने दायित्व निर्वहन करते हैं। कागजों में इतने लीन और उलझे हुए रहते हैं कि उस बीच कहीं सोच की या चिंतन की, उन कागजों से बाहर निकलकर सोचने की फुर्सत अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है, एक हल्कापन का एहसास होता है। और ख़ास तौर से जब आप अपने उद्गार की अभिव्यक्ति किसी साहित्यिक रचना के रूप में कर सकें तो उससे मन आपका और भी हल्का हो जाता है। उत्तरोत्तर आज अगर देखूं तो 34-35 साल की सेवा यात्रा करने के बाद ये महसूस होता है कि हम सभी लोग जिस दिन से कहते नहीं कि चूल्हे में झोंक दिए जाते हैं तो पकते पकते आग हमेशा जलती ही रहती है। और इस चीज़ का एहसास तब होता है कि जब हम रिटायर हो जाते हैं कि अचानक एक वैक्यूम सा जीवन में आ जाता है। इस सेवा यात्रा के दौरान एक ऐसी अनुभूति रहती है कि अगर हम नहीं रहे तो शायद सरकारी काम होना रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, जबकि यह बहुत बड़ा मिथ है, यह वास्तविकता नहीं है। शासकीय कार्य या कोई कार्य एक शाश्वत है, हम रहें या न रहें वो चलता ही रहेगा। लेकिन इस कार्य प्रणाली के दौरान अपने आप की मूल सोच को भी जागृत रखना उतना ही है जितना कि वो सरकारी कार्य है। कोई भी कार्य तब तक है जब तक आप उसे कर रहे हैं। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो उस कार्य को करने की सोच आपके लिए निरर्थक हो जाएगी। आप उस काम को अच्छी तरह से अंजाम तभी दे पाएंगे जब आप मानसिक रूप से चिंतन योग्य रहेंगे, सोच सकेंगे और अपनी विचारधारा को उन चीज़ों के तहत सोच करके अपनी अभिव्यक्ति कर सकेंगे। मेरा मानना है कि किसी भी प्रकार की कला, चाहे वो साहित्य सृजन हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो संगीत हो, हम सब के जीवन में बहुत ही अहमियत रखती है, ख़ास तौर से ऐसे सभी शासकीय कर्मियों के लिए जो जीवन पर्यंत एक योद्धा के रूप में फाइलों में उलझे रहते हैं। आज इस फोरम के माध्यम से विगत काफ़ी समय से कुछ लोग जुड़े हुए हैं और अपने साहित्यिक प्रतिभा को बिखेरने की कोशिश करते हैं। प्रतिवर्ष हम उसका इस संस्थान के माध्यम से सम्मान भी करते हैं। सम्मान मिलना पाना एक दूसरी चीज़ है, लेकिन आत्मसंतोष ग्रहण करना वो सबसे बड़ी चीज़ है। और आत्मसंतोष ही हमारे जीवन को आगे ले जाएगी। हम जिस रूप में जो भी काम कर रहे हैं उसको सफलता से करने की प्रेरणा देगी, शक्ति देगी। मुझे विश्वास है
कि जितने प्रबुद्ध जन यहाँ उपस्थित हैं हमारे बीच में आज, और जो आज सम्मानित भी होंगे, आप में से कुछ एक लोग, मैं उन सबको साधुवाद भी दूंगा, लेकिन आप सबसे ये भी अनुरोध करूंगा कि आपके अंदर जो भी प्रतिभा छिपी हुई है उसको कभी भी मुखरित होने से न रोकें, उसको सामने लाएं। इसलिए नहीं कि आपको सम्मान मिलेगा, बल्कि इसलिए कि वो आपको आत्मसंतोष देगी, आपको और अवसाद की जो स्थिति उत्पन्न होती है हमारे आपके जीवन काल में, उससे आपको मुक्त करेगी। मैं आज इस अवसर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए और मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए जो अवसर मिला है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये शायद मेरे इस कार्यकाल का दूसरा अवसर है जब आपके इस आयोजन में उपस्थित हो सका हूं, लेकिन यहाँ आकर के जो प्रतिभाओं की बातें सुनने को मिलती हैं, जो कविताएं सुनने को मिलती हैं, जो साहित्य देखने को मिलता है, मुझे ये कहते हुए कभी भी अतिशयोक्ति नहीं लगती कि हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी अभिव्यक्ति बहुत ही सारगर्भित है, उच्च कोटि की है और सुनने योग्य है। ऐसे सभी सज्जनों को उनकी प्रतिभा के लिए मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि हम आगे के समय में और अधिक लोगों को अपने संस्थान के माध्यम से जोड़ करके बेहतर साहित्य सृजन में अपना योगदान देंगे। इस संस्थान की जो महती भूमिका है उसके निर्वहन में हमारा सबका योगदान बहुत ही सार्थक होगा, न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि शासकीय जीवन में भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम कृतज्ञ हैं आपके आशीष को पाकर और अपने जीवन में अमल करने का भी पूरा प्रयास करते रहेंगे। इसके बाद हम अपनी संस्था के अध्यक्ष और इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर हरिओम जी, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, को आमंत्रित करते हैं। अपने देते शीतल छाँव जो बन करके वटवृक्ष, देंगे शुभ आशीष अब संस्था के अध्यक्ष, देंगे शुभ आशीष अब संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर हरिओम जी। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के वार्षिक सम्मान और पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए हमारे अनुरोध पर श्री महेश कुमार गुप्त जी IAS, अपर मुख्य सचिव महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और व्यस्त अधिकारी हैं, वो हफ्ते में 6 दिन कई घंटे काम करते हैं और इस उम्मीद में काम करते हैं कि जब रविवार आएगा, संडे आएगा, तो उन्हें आराम से घर में बैठने की फुर्सत मिलेगी, मोहलत मिलेगी। और वो फुर्सत और मोहलत हमने महेश कुमार गुप्ता जी से आज छीन ली है। तो इसके लिए तो मैं सर क्षमा प्रार्थी भी हूँ, लेकिन ये संस्थान जो है आपका आभारी है, क्योंकि आपने वाकई जो है हमारे आमंत्रण को अपना स्नेह देकर हमें कृतार्थ किया है। ये संस्था जो है वो सभी अधिकारियों की है, सभी कर्मचारियों की है, सब लोग जो सरकारी तंत्र का हिस्सा हैं वो अपने अपने व्यस्त समय में से ही समय निकालकर एक तरह से ऑनरेरी तौर पे इसका काम करते हैं। हमें कोई इसके लिए अलग से मानदेय नहीं मिलता है। हम अपना समय जो है वो जो सरकारी जिम्मेदारियां हैं उनसे बचा के अवकाश के समय में जो है संस्था का काम करते हैं। और ये संस्था जो है पिछले 21 वर्ष से, जैसे महामंत्री ने कहा, समृद्ध होती गई, फलती फूलती गई और इसमें सबका योगदान है। मैं इस संस्थान का जो जब भी कोई आयोजन होता है तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि शोभा जी ने अभी बहुत मेरे बारे में कहा कि अभूतपूर्व मार्गदर्शन और बहुत प्रेरणा और बहुत गाइडेंस और ये सब, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन मार्गदर्शी मंडल का जो स्थान है, जो हश्र है, हम सभी जानते हैं कि वो मार्गदर्शन जो है अपनी जगह है, लेकिन काम को करने की जो क्षमता है और करने की जो इच्छा है, तो men of thoughts are very important, but men of actions, men क्या women of actions, तो हमारे पास तो women of actions है। हमारी संस्था में जो फ्रंट लाइन है हमारी, वो
महिलाओं की लाइन है, वो जो है इसीलिए शायद इतना खूबसूरत तरीके से, जो इसके लिए जो पुरुष लोग हैं वो निराश ना हो, मतलब वो पीछे हैं और वो पीछे ही रहना चाहिए उनको पीछे से ताकत देनी चाहिए। और हम हमेशा एक चीज़ कहते हैं लाइटर नोट पे, ये है कि हमारा फंक्शन आप देख रहे हैं, अगर आप पता करेंगे तो हमारा जो बजट है वो बहुत ही पीनट है, मतलब जिसको हम पीनट भी नहीं कहेंगे सरकारी हिसाब से। महकमे में हमको 40-45 लाख रुपए साल के मिलते हैं, जिसमें से हम 24 पुरस्कार जो है 1-1 लाख के देते हैं और लगभग 25 पुरस्कार हम 5-5 हज़ार के देते हैं। तो ये तो कैश अवार्ड है जो हमने वापस कर दिया सरकारी कर्मचारी को। हमारे पास बचता है 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए जो है वो 5 लाख रुपए इसके आयोजन में 4-5 लाख खर्च हो जाता है, तो कुल मिलता है 15 लाख रुपए हमें पास साल भर की गतिविधियों करने के लिए। उसमें हमारे जो साथ काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको थोड़ा मानदेय हम देते हैं, बीच बीच में जो आयोजन करते हैं। तो बहुत ही एक कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में जो इस तरह का होता है, नॉर्मली जो है 25-30 लाख रुपए खर्च हो जाता है। तो आप देखिए कि हम जो है कितने सीमित संसाधनों में सिर्फ सृजन की जो एक ऊर्जा होती है, सृजन की जो रिवायत है, जो उसकी ट्रेडिशन है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो एक जज्बा होता है, उसी जज्बे के आधार पर यह संस्थान काम करता है। ये पैसे के आधार पर काम नहीं करता। तो मैं संस्थान के सभी जो पदाधिकारी हैं, जो मंच पे भी हैं, शोभा जी हैं, सुनील वाजपेयी अध्यक्ष हैं, हरि अग्रवाल जी हैं, ये इतने जबरदस्त कवि हैं, अभी इनका कवि रूप आपने देखा नहीं है। तो एक और खास बात है हमारे संस्थान में कि एक कविता लिखने में हम लोग को कई बार हफ्तों 10 दिन लग जाता है। यहाँ के जितने लोग दिखेंगे सब आशु कवि हैं। एक हमारे साहित्य में सृजन की एक परंपरा रही, उसमें एक विधा है आशु कविता की, जिसमें आप बोलिए कि भाई क्या लिखना है, हम अभी आपको 4 लाइन लिख देते हैं। तो वो प्रतिभा जो है वो नहीं है, मतलब हमारे अंदर तो बिल्कुल नहीं है कि हमसे कोई कहे कि 4 लाइन, तो मैं कहूँगा भाई वो 4 दिन में भी हो पाएगा कि नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो जब आएगा तभी आएगा। बट आप वाजपेयी जी को देख ही रहे हैं कैसे फट वो जो है वो बुलाते हैं। एक हमारे ओम प्रकाश आदित्य जी हैं, आदित्य वर्मा जी, वो ऐसी आशु कविताएं लिख देते हैं फट से कि आपको यकीन नहीं होगा, उन्हें लगा कि हफ्तों महीनों तैयारी की है उन्होंने। तो ये सब वाकई प्रतिभाशाली लोग हैं और ये सब मिलके संस्थान की रीढ़ है, बैकबोन है। तो ये उसके पात्र हैं, हमारे तरफ से जो है धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। अगली कड़ी आती है आप सभी पुरस्कृत होने वाले, सम्मानित होने वाले जो साथी हैं, इनको हम चयनित करते हैं। एक प्रक्रिया हमारी कठिन प्रक्रिया है जिसमें हम विज्ञापन देते हैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से। उसमें हम आपसे आमंत्रित करते हैं, आपकी पुस्तकें, आपके एंट्रीज, और एक कमेटी है हमारी जिसमें हम कुछ एक्सपर्ट्स भी रखते हैं। और एक बात को आप तय मान लीजिए कि कोई भी जो पुरस्कृत व्यक्ति है उसको बिना पढ़े हमने पुरस्कृत नहीं किया है। वो जो कुछ भी लिखता है उसकी अपनी सीमाएं हो सकती हैं, उसकी अपनी खामियां हो सकती हैं, हमारी जो अपनी छोटी समझ है उस लिहाज से हम उसका मूल्यांकन करते हैं, हमारी कमेटी करती है। लेकिन आपकी जो भी पुस्तकें आती हैं उसका हम एक बार अध्ययन जरूर करते हैं, उसको पढ़ते जरूर हैं, कंटेंट देखते हैं। कई बार कंटेंट हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि आपकी साज सज्जा और आपका जो फ्लो है, कैसे आप उसको रखते हैं, क्या प्रोडक्शन है, ये हम कम नज़र रखते हैं। लेकिन जो आपकी विषय वस्तु है लेखन की, वो क्या है, वो क्या साहित्यिक जो एक प्रेरणा होती है, जिसको सृजन हम लोग कहते हैं। तो सृजन क्या है ये सोचने में भी टाइम लगेगा। कुछ लोग कहते हैं साहित्य जो है वो साधना की चीज़ है, कोई कहता है कमरे में बैठ के लिखना चाहिए, कोई कहता है कल्पना है, कोई कहता है जज्बात है। तो ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। साहित्य जो है वो इस जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो मानवीय सभ्यता है, उसको आगे ले जाने वाली एक ताकत है। आगे ले जाने वाली ताकत, हर किसी का आगे ले जाने का जो अपना नजरिया अलग अलग होता है। ये और बात है कि खो गए नज़ारे सब, ये अलग बात है कि खो गए नज़ारे सब, मगर मेरा ही शेर है, मुझे भूल गाऊँ कि उसको, कि मगर ये फिक्र है कि खो गई बीनाई भी। बीनाई जो है दृष्टि को कहते हैं, नजरिया। तो हमारा जब नजरिया ही खो जाएगा तो हम उसमें कुछ खास देख नहीं पाएंगे। तो हम किस नजरिए से देखते हैं उससे चीजें फर्क आती हैं। तो हम उस नजरिए को देखना चाहते हैं कि आप जोड़ने वाले हैं कि आप तोड़ने वाले हैं, आप प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आप नफरत को, आप हिंसा को, आप भेदभाव को, वैमनस्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
किस लिए लिखते हैं आप? लेखक जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या लिखता है ये इंपॉर्टेंट है। कोई लैंग्वेज अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भाषा अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। हम उस भाषा में क्या बोलते हैं, कैसे हम बात करते हैं। हम कहते हैं कि भाषा की समझ और भाषा की तमीज़ जो है वो एक बार में नहीं आती, एक दिन में नहीं आती। हमने लिखा था कि कई लोगों को तो जिंदगी भर नहीं आती, भले कितनी डिग्री उनके पास हो, कितनी भी किताबें उन्होंने लिख लिया हो, उनको समझ में नहीं आता। मैं आपको एक पत्रिका हमारी जो आज निकली है, ये पत्रिका का कवर पेज देखिए। ये पत्रिका के कवर पेज में आपको एक पेड़ दिख रहा होगा। कोई भी पेड़ जो है वो इतना कलरफुल नहीं होता, उसमें एक रंग के फूल होते हैं, एक रंग का फल होता है, ठीक है। लेकिन जो मानवीय सभ्यता है, जो समाज है, जो साहित्यकार की दृष्टि है, वो ऐसे ही है, बहुरंगी। और इन सभी रंगों को बचाना है हमें। इसमें कोई ऐसा रंग भी हो सकता है जो आपको पसंद ना हो, जो काला भी हो सकता है। सौंदर्य जो है सिर्फ गोरेपन में नहीं है, फूल सिर्फ गुलाब नहीं है ना, फूल और भी है। सृष्टि ने जितने फूल बनाए हैं वो सब सुंदर है। तो आप जो है, इसी तरह साहित्यकार की भी दृष्टि होती है, वो खूबसूरती बचाता है। और खूबसूरती जो है वो, जो जैकेटेड खूबसूरती है, ब्रैकेटेड खूबसूरती है, उसको नहीं बचाता, ठीक है। वो खूबसूरती का सृजन भी करता है, साहित्य में, जिंदगी में, समाज में खूबसूरती को देखता भी है, उसको प्रिजर्व करता है। तो आने वाले समय में जो हम छोड़ जाएंगे अपनी लेगेसी, अपनी विरासत, वही जो है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो सम्मान है, जो पुरस्कार है, ये साहित्य को संचालित करने वाली ताकत नहीं है। ये आपके साहित्य सृजन को जो एक स्वीकार्यता है समाज की, कि भाई आप ठीक दिशा में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको सम्मानित करते हैं। और मुझे लगता है कि आप जितने लोग यहाँ पे सम्मानित हो रहे हैं, वो लगातार उस पथ पे अग्रसर होते रहे। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास, जैसे आप लोग इतिहास से बहुत चीजें सीखते हैं, तो इतिहास में अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं। अब इतिहास से आप क्या सीखते हैं, ये आपके ऊपर है। इतिहास में तो सब कुछ होता है, लेकिन जिसको हम कहते हैं वैल्यूज, जिसको हम कहते हैं कि मूल्य, जो नैतिक मानदंड है, जो एक मानवीय सभ्यता को प्रगति की तरफ ले जाता है, वो कॉन्ट्रडिक्शन हमेशा हमेशा ही रहा है। खींच रहे हैं अपनी जानिब, बहुत छोटी 4 लाइनों में आपको समझा देता हूं कि खींच रहे हैं अपनी जानिब दो कुनबे तहजीब की डोर। खींच रहे हैं अपनी जानिब दो कुनबे तहजीब की डोर, एक तरफ है जोरे मोहब्बत, एक तरफ नफरत का शोर। बहुत सिंपल है साहित्य के उद्देश्य को समझना। एक तरफ है जोरे मोहब्बत, एक तरफ नफरत का शोर, और ये पूरी दुनिया ही केवल 2 हिस्सों में बटी हुई। ये पूरी दुनिया ही केवल 2 हिस्सों में बटी हुई। एक हिस्से में बसते इंसान, एक हिस्से में आदमखोर। अब आपको बल्ली सिंह चीमा का एक शेर है कि तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो, आदमी की ओर हो या कि आदमखोर हो। अगर ये फर्क आपने समझ लिया तो फिर सृजन को समझ गए आप। अगर ये नहीं समझे तो आप अपनी किताबें और अपने पुरस्कार गिनाते रह जाएंगे, और ये समाज आपको ठीक उसी समय भूल जाएगा जिस दिन आप बोलना भूल जाएंगे, अपने बारे में बताना भूल जाएंगे। साहित्यकार वो है जिसके बारे में दूसरे कहते हैं, दूसरे जिसकी चर्चा करते हैं। आप अपने बारे में चर्चा करते हैं, वो बेकार है। अज्ञानता जो है वो वाचालता को जन्म देती है। जब आप अज्ञानी होते हैं तो आप बोलते बहुत ज्यादा हैं, और जब आपको लगता है कि आप ज्ञानी हो गए हैं तो आप अहंकारी हो जाते हैं। साहित्यिक होना, ये दोनों से बचने की जरूरत है। आपको दोनों से बचने की जरूरत है। आप ना तो बहुत ज्ञानी हैं और ना अज्ञानी हैं। अगर आप बच गए दोनों से तो आप थोड़ा बहुत अच्छा लिख पढ़ पाएंगे। तो इस पेड़ का जो है, जो इसमें रंग हैं, एक तो साहित्य सृजन के संदर्भ में मैंने बताया, दूसरा यह है कि होली आने वाली है। ये कवर हमने बहुत कॉन्शियसली चयन किया इसका। तो होली के लिए भी ये मैसेज है कि होली के रंग जो है वो, एक रंग से हम होली नहीं खेलते, वो जीवन का भी रंग है, उसमें अवसाद भी है, जैसा सर ने कहा, दुख भी है। और दुख तो जो है ना, वो साहित्य के मूल में है। अगर आप बहुत खुश हैं, इसीलिए एक बात मुझे याद आ रही कि जितने विकसित देश और समाज हैं, वहां पे कलाओं और साहित्यिक सृजन का जो परिदृश्य है बहुत धूमिल होता चला जाता है।
वहां पे आप जैसे आप देखिए कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में खूब बेहतरीन साहित्य रचा जाता है, लेकिन जैसे अमेरिका यूके की बात है तो एक जमाना था जब वो स्ट्रगल में थे तो वहां पे अच्छा साहित्य रचा जाता था। आज उनके पास फुर्सत नहीं है, वो सब सेठ हैं, रईस हैं, वो बाजार है, वहां पे विज्ञापन चलता है, वहां अपने आप अपनी प्रशंसा आत्मश्लाघा चलती है। तो मैं कह रहा था कि जो तारीख, जो इतिहास है उसमें सब कुछ होता है, लेकिन इतिहास लिखा कैसे जाता है वो संक्षेप में हमारे मुख्य अतिथि महोदय को जाना है। मुझे जो चीजें याद आती हैं मैं फटाफट बोलता जाता हूं। अभी हाल ही में मैं एक वेब सीरीज देख रहा था, द लास्ट किंगडम। लास्ट किंगडम एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, जिसमें 1000 साल पुराना जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें कैसे कबीलाई स्टेट्स होते थे, कैसे जो है वो जो छोटे छोटे जो जिसको आप राज्य बोलते थे, हर कोई अपने आप को राजा कहता, तो कैसे वो मार काट करते थे, हिंसा कैसे करते थे, एक दूसरे पे कब्जा करने की कोशिश करते थे। वो ट्राइबल्स बेसिकली जो वायलेंट ट्राइबल्स होती हैं वो थे, और उन्हीं में से एक राजा हो जाता था। तो एक राजा था, वेसेक्स करके एक किंगडम है, उसका एक राजा था अल्फ्रेड। और अल्फ्रेड जो है वो जो कुछ भी घटता था उसको जो है लिखता था कागज पे, और जो भी उनके पास पत्र होते थे, जिस तरह से उनकी व्यवस्था थी, जो स्क्रिप्ट थी उनको समझ में आती थी, उसमें वो उसको लिखते थे, पांडुलिपियां बनाते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाते थे। और मैन्युस्क्रिप्ट से उनका कमरा भरा रहता, उनका जो अपना बैठकी का, जिसको ड्राइंग रूम कह सकते हैं या रीडिंग रूम कह सकते हैं, वो पूरा रैक्स पे वो मैन्युस्क्रिप्ट छोटी छोटी वो लिखते थे। अब उनका राज्य जो है, एक वहां पे वॉरियर था उटरेट करके, वो किसी और स्टेट का था, वहां से बहिष्कृत हो गया था, इनकी शरण में आ गया था, तो इनके राज्य को वही बचाता था। हर जगह जब भी इनके ऊपर हमला हो तो वो उसको बचा ले। लेकिन राजा साहब उस योद्धा का जिक्र कभी भी अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं करते थे। ठीक है, ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वो अपनी जान पे खेल के कई युद्धों में इनको बचाता था, लेकिन अपने जो लेखन में, मैन्युस्क्रिप्ट में, वो उस योद्धा का जिक्र नहीं करते थे। और कहते थे कि जब इतिहास बाद में मेरे बाद लोग पढ़ेंगे तो इसमें मैं ही मैं हूं, मैं महान हूं, मेरा राज्य महान है, लेकिन तुम्हारा जिक्र इसमें नहीं आएगा क्योंकि तुम दूसरे राज्य के हो और मैंने तुमको शरण दे रखी, तो ये तो तुम्हारा राजधर्म है मेरी रक्षा करना। ये है इतिहास। तो इतिहास इसी तरह लिखा जाता है, राजा जो है इतिहास लिखता है। ठीक है, और जब राजा इतिहास नहीं लिखता तो उसका जो दरबारी है वो इतिहास लिखता है। सही को गलत वो अपनी कल्पना और साहित्य के आधार पर करता है। मैं ये कह रहा हूं कि साहित्य वो सृजन कला है जिसमें इतिहास में जो कुछ छूट जाता है वो साहित्य समेटता है। कहना सिर्फ ये चाह रहा था कि आप इतिहास से साहित्य की दृष्टि तभी ले सकते हैं जब आपको ये पता हो कि साहित्य कहां कहां छूट गया है। इतिहास में क्या अच्छा था जो छूट गया है, जिसको लोगों ने नहीं लिखा, क्योंकि लिखते लोग अपने मकसद के हिसाब से। अब साहित्यकार को ये अगर दर्प हो जाए, अहंकार हो जाए कि उसने जो कुछ भी छूटा है सभ्यता के इतिहास से वो समेटने की कोशिश की है, तो आपसे भी बहुत चीजें छूटती हैं। और साहित्यकार से जो चीजें छूटती हैं, आपको एक और मैं काम का वाक्य दे रहा हूं, उसको जानते हैं कौन समेटता है? लोग, जो जनमानस है वो उसको समेटता है। जो इतिहास से छूट गया, जो साहित्य से छूट गया, वो लोग समेटता है उसको, जिसको जनश्रुतियां हम लोग कहते हैं। मौखिक सृजन परंपरा जो कानों सुनी और आगे ट्रांसफर होती है पीढ़ी दर पीढ़ी। पहले तो लेखन था ही नहीं, लिखते हम थे नहीं, तो जनश्रुतियों के आधार पर सब, इसलिए वेदों को हम लोग श्रुति भी कहते हैं। तो आप सोचिए कि इन तीनों धाराओं को समेटना और इनके बारे में जानना। मैं कहा था कि वो चंद लोग भी जो खामोश रह गए, अक्सर एक शेर है मेरा कि वो चंद लोग जो खामोश रह गए अक्सर, उन्हीं के दम से ये तारीख मुस्कुराएगी। तो ये अब जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कहने के लिए बहुत चीजें हैं, लेकिन समय का अभाव है। हम पुरस्कार जल्दी बांटना चाहते हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने हमें कहा है कि जल्दी जाएंगे। जो हालत है आज की तारीख में लिखने पढ़ने वालों की, जो अच्छा कर सकते हैं, समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं, उनकी 4 लाइन में हालत बताते हुए बस अपनी बात समाप्त करूंगा। सबको बधाई देता हुआ, मीडिया के हमारे साथी बहुत यहाँ आए हैं, उनको बधाई देते हुए
कि हमारा देश जो है वो बौद्धिक परंपरा में, सृजन की परंपरा में बहुत समृद्ध रहा है। लेकिन हमने हमेशा क्या किया, हमने यही कहा साहब बहुत हम गोल्डन एरा था हमारा और बहुत हम विश्व गुरु थे, हमारे पूर्वज बहुत बड़े थे, पर हम क्या है? उस पे 4 लाइन है कि कमाई पुरखों की हमारे पूर्वज जो है, पुरखे बहुत वाकई बहुत बड़े लोग थे, बड़ा विशाल हृदय था उनका। हमारे पास महाकाव्य है, बहुत दुनिया के बहुत कम देशों में महाकाव्य हैं। आजकल तो हम हर किसी कवि को महाकवि बोल देते हैं। महाकाव्य तो हमारे यहाँ 2 ही हैं, महाभारत और रामायण, और दो को अगर आप ठीक से पढ़ लीजिए तो आपको दृष्टि मिल जाती है। पुराण है आपके पास, वेद है, उपनिषद है, लेकिन खुले मन से आप वो सब किसी ने लिखा ही है, चिंतन है। वो चिंतन को, समाज और सभ्यता के बारे में चिंतन, तो बस उसी पे 4 लाइन की कमाई पुरखों की सब उड़ गई उधारी में। कमाई पुरखों की सब उड़ गई उधारी में, पड़े हैं अब भी न जाने हम किस खुमारी में। जिन्हें उगानी थी तालीमो तरक्की की फसल, जिन्हें उगानी थी तालीमो तरक्की की फसल, लगे हैं वो तो जहालत की खेती बाड़ी में, लगे हैं वो तो जहालत की खेती बाड़ी में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और मुख्य अतिथि महोदय का खास तौर से। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी के ज्ञानवर्धक वक्तव्य को हम लोग सुन रहे थे और इतना लीन हो गए थे कि चाह रहे थे कि काफ़ी देर तक ये चलता रहे, लेकिन जैसी कि समय की बाध्यताएं होती हैं और हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं सम्मान समारोह का, तो वो घड़ी आ गई है। और हम अपने मंच से आग्रह करूंगा अध्यक्ष जी से और मुख्य अतिथि जी से कि कृपया वो आगे आ जाएं, जिससे कि सबको सम्मानित करने में, पुरस्कृत करने में थोड़ी सी आसानी हो।